नमस्कार सभी को। मैं अजय कुमार, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ऑर्डर्स फैक्ट्री देहू रोड। आज आपको मैं क्लास 1 के लिए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रोसीजर ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए एज क्राइटेरिया देखा जाता है। एज क्राइटेरिया लास्ट ईयर तक ये 5 to 7 ईयर्स था। बच्चा 5 से 7 साल के बीच में होना चाहिए, ऐसा लास्ट ईयर तक था। लेकिन इस साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये एज लिमिट इस साल से बढ़ाई दी गई है, वो है 6 to 8। इसका मतलब बच्चा 31 मार्च 2022 को 6 साल से 8 साल के बीच में होना चाहिए। अगर बच्चा 1 अप्रैल का है तो उसको कंसिडर किया जाता है। ये हो गया है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए एज क्राइटेरिया। दूसरा आता है सेक्टर्स। केंद्रीय विद्यालय जनरली 3 सेक्टर में होते हैं, एक डिफेंस सेक्टर, सिविल सेक्टर एंड प्रोजेक्ट सेक्टर। हमारा केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 देहू रोड ये डिफेंस सेक्टर के अंडर में है। अब डिफेंस सेक्टर के अंडर में स्पॉन्सरिंग एजेंसी मतलब क्या होता है? ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी हमारी ऑर्डर्स फैक्ट्री देहू रोड है, क्योंकि हमारा स्कूल ऑर्डर्स फैक्ट्री देहू रोड के अंडर पे है, इसलिए हमारी स्पॉन्सरिंग एजेंसी ऑर्डर्स फैक्ट्री देहू रोड है। अब स्पॉन्सरिंग एजेंसी के लिए पर सेक्शन 5 सीट्स रिजर्व रहती है। क्लास 1 एडमिशन के लिए हमारे यहाँ 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन के लिए ये 15 सीट्स हम ऑर्डर्स फैक्ट्री देहू रोड मतलब स्पॉन्सरिंग एजेंसी के लिए रिजर्व करके रखते हैं। अब आते हैं सीट्स। टोटल सीट्स हमारे यहाँ क्लास 1 एक सेक्शन के लिए 40 होती है, और हमारे यहाँ 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन के लिए हमारे पास क्लास 1 के लिए 120 सीट्स होती है। अब इसका बाइफर्केशन ऐसे होता है 120 का। 3 सेक्शन मिला के हमारे पास 120 सीट होती है। अब हमको आरटीई के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए 25% सीट्स देनी पड़ती है। 25% ऑफ 120 उसका होता है 30 सीट्स। 30 सीट्स आरटीई को जाती है। अब 15 सीट्स स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा, हमारी स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा है ऑर्डर्स फैक्ट्री देहू रोड, उनके लिए 15 सीट्स रिजर्व रहती है क्लास 1 के लिए। और मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा मतलब ऑर्डर्स फैक्ट्री देहू रोड, इनके ही एम्प्लॉय के लिए दूसरा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तो ऑर्डर्स फैक्ट्री देहू रोड का ही एम्प्लॉय होना चाहिए, उनके लिए 15 सीट्स रिजर्व रहती है। उसके बाद आता है डिफरेंटली एबल, उसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DA। डिफरेंटली एबल फिजिकली हैंडीकैप इसको कहते हैं, वो है 3% ऑफ 120। 120 का 3% 4 सीट DA के लिए हमारे पास 4 सीट रिजर्व रहती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 120 माइनस 30 माइनस 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 71 सीट्स। अब हमारे पास आरटीई स्पॉन्सरिंग एजेंसी और डिफरेंटली एबल के सीट्स जाके हमारे पास कितने बचे हैं? 71 सीट्स। अब रिजर्वेशन कैसे होता है केंद्रीय विद्यालय में, ये आपको बताता हूं मैं। कास्ट के आधार पे कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है। एससी कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन है। 15% 120 का होता है 18 सीट्स। 18 सीट्स एससी के लिए रिजर्व रहती है। उसके बाद एसटी के लिए 7.5% होता है, वह होता है 9%। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के रिजर्वेशन होता है 27%। ये पहले नहीं था, लेकिन 2 साल से ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के भी लिए रिजर्वेशन दिया गया है 27%, वो होती है 33 सीट्स। अब ये रिजर्वेशन अलग हो गया है। अब ये लोग आरटी के अंडर में भी अप्लाई कर सकते हैं। आरटी में क्या क्या आते हैं?
30 सीट्स हमारे यहाँ आरटीई के लिए रहती है। आप मेरे स्क्रीन के राइट में देखोगे तो एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और बीपीएल, बीपीएल मींस बिलो पॉवर्टी लाइन, ये इनके लिए ये लोग आरटीई में अप्लाई कर सकते हैं। आरटीई में अप्लाई करने के लिए और एक कंडीशन है कि आपका रेसिडेंस स्कूल से 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए और ये डिस्टेंस बाय रोड नहीं होता है, ये एरियल डिस्टेंस होता है। अब आते हैं सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी, इनमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। सर्विस कैटेगरी क्या क्या होती है? हमारा स्कूल डिफेंस सेक्टर में है तो हमारे यहाँ 5 कैटेगरी होती है सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी 1 मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जितने भी डिफेंस है, जितने भी फोर्सेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये कैटेगरी 1 में आते हैं। दूसरा कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी, उसको पीएसयू भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहां गवर्नमेंट का 51 से ज़्यादा शेयर है, कभी कभी फुल्ली फाइनेंस भी होता है और कभी 51% से ज़्यादा अगर शेयर गवर्नमेंट का है तो वो ऑटोनोमस बॉडी रहती है। कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज आते हैं। प्योरली ये स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट आता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, इस प्रकार के इसमें कैटेगरी 3 में आते हैं। कैटेगरी 4 में स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज आती है। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं तो जिला परिषद के टीचर्स, कारपोरेशंस, स्टेट ट्रांसपोर्ट, इस तरह से इसमें डिपार्टमेंट आते हैं। कैटेगरी 5 में जो कैटेगरी 1 से 4 तक कवर नहीं हुए हैं वो कैटेगरी 5 में आते हैं। दैट मीन्स अदर्स, जितने भी प्राइवेट सारे हैं वो कैटेगरी 5 में आते हैं। अब नंबर ऑफ ट्रांसफर्स। नंबर ऑफ ट्रांसफर्स मीन्स जैसे कैटेगरी 1 के हमारे पास बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनका कैसे लिस्ट बनता है, तो वो होता है जिनका नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ज़्यादा है लास्ट 7 ईयर्स में, पिछले 7 साल में जिनके ट्रांसफर्स ज़्यादा हो गए हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जिनके ज़्यादा ट्रांसफर्स लास्ट 7 ईयर्स में, उनका नंबर पहले आता है। अब ट्रांसफर्स का भी एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप जिस जगह पे है उस जगह से आपका जिस जगह पे ट्रांसफर हुआ है उनका डिस्टेंस, दोनों जगह का डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए और आपका स्टे एक जगह पे जहाँ से आप ट्रांसफ़र हो रहे हो वहाँ से आपका स्टे जो है वहाँ 6 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। 6 महीना कम से कम आपका वहाँ पे स्टे होना चाहिए, तभी आपका वो ट्रांसफ़र माना जाता है। अब स्पेशल केसेस, गवर्नमेंट ने सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन रखा हुआ है। ये एडमिशंस ओवर एंड अबव होते हैं। जो 120 का मैंने पहले बताया है कि हमारे यहाँ 120 सीट्स है, 120 से ऊपर ये सीट्स रहती है। पर सेक्शन 2 सीट्स होती है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। हमारे यहाँ 3 सेक्शन है तो 6 सीट्स हमारे यहाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए होती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड, इसको SGC ऐसा भी कहते हैं। सिंगल गर्ल मतलब इकलौती कन्या होनी चाहिए, कोई भी लड़का या लड़की उसके पश्चात नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड। उसके बाद हमारे KVS के एम्प्लॉइज और जो रिटायर्ड पर्सन हो गए हैं उनके भी ग्रैंडसन और ग्रैंड चाइल्ड के लिए, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के लिए रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन इन द सेंस कि उनको एडमिशन हम ओवर एंड अबव देते हैं। ये जो दोनों सिंगल गर्ल चाइल्ड और KVS एम्प्लॉय के लिए प्रोविजन रखा हुआ है, ये 120 से बाहर रहते हैं, 120 के अंदर ये एडमिशन नहीं है। आगे आते हैं RTE लॉटरी। सबसे पहले हमारी लॉटरी निकलती है RTE की।
आरटीई के अंडर में जिन लोगों ने अप्लाई किया हो, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 बच्चों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया हुआ है आरटीई के अंडर में, तो वो सारी लिस्ट जिस दिन ड्रॉ होता है उस दिन सारी लिस्ट हमको कंप्यूटर पे दिखती है, और एक बटन क्लिक करने से लिस्ट सारी रीशफल होती है और ऐसे उसकी लिस्ट बनती है 30 तक। हमको कितनी, मैंने पहले सेकंड स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि आरटीई की 30 सीट रिजर्व होती है। यहाँ अगर देखेंगे या 30 पे, तो यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा हुआ है, 30 तक ये सिलेक्टेड होता है। और आरटीई में कौन से लोग होते हैं? एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बीपीएल, बीपीएल मींस बिलो पॉवर्टी लाइन। ये बीपीएल के 4 होंगे, एससी के 5 हो सकते हैं, ये रैंडमली कंप्यूटर सिलेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आप 30 तक सिलेक्टेड है, मतलब 30 सीट्स है हमारे पास, 30 तक इसीलिए सिलेक्टेड दिखा रहा है। 30 के नीचे है वेटिंग। अगर ऊपर वाले किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है तो वो नीचे लिस्ट जाती है। ऐसे सबसे पहले आरटीई का लॉट निकलता है, उसके बाद डीए का लॉट निकलता है। डीए मींस डिफरेंटली एबल फिजिकली हैंडीकैप का ड्रॉ निकलता है। अब मैंने आपको पहले इसके पहले कहा था कि हमारे पास 4 सीट्स डीए के लिए होती है। तो यहाँ आप देखेंगे लास्ट वाले कॉलम में तो सिलेक्टेड 4 सिलेक्ट हुए है, और उसके बाद नीचे वेटिंग है। सिलेक्टेड में कोई अगर लेता नहीं है एडमिशन तो वो लिस्ट नीचे हम लेके जाते हैं उसको। उसके बाद लॉटरी निकलती है कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 की जहां मैंने आपको पहले समझाया था कि कैटेगरी बाकी के लिए हमारे पास 71 सीट्स बची हुई है। अब कैटेगरी 1 को फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है, तो कैटेगरी 1 की पहले लिस्ट निकलती है, ये भी ड्रॉ निकलता है। एक क्लिक पे सारा रीशेपल होता है और वो लिस्ट बनती है नंबर ऑफ ट्रांसफर्स के हिसाब से। अगर आप पहले कॉलम में देखोगे तो लॉट नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि इसको रीशेपल होता है ये पूरा। तो लॉटरी में जो पहला नंबर है वो कैसे आता है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्स के हिसाब से। ये कैटेगरी 1 की है, पहले कैटेगरी 1 का ड्रॉ निकलता है। नंबर ऑफ ट्रांसफर्स अगर आप देखेंगे, मैंने जैसे कहा था आपको कि जिसका ज्यादा ट्रांसफर है लास्ट 7 ईयर्स में उनका पहले नंबर लगता है। तो यहाँ देखेंगे आप तो नंबर ऑफ ट्रांसफर 7 जिसका है उसका पहले नंबर लगा हुआ है। उसके बाद जिसका 6 ट्रांसफर है उसके नीचे है, उसके 5, 4, 3 इस तरह से ट्रांसफर के हिसाब से इसका लिस्ट बनता है। और इसमें कैटेगरी भी लिखी हुई होती है पेरेंट की। इसमें आप देखोगे 4 नंबर के कॉलम में एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर ये भी कैटेगरी इसमें लिखी हुई होती है। अब मैंने 71 कहा था, आप इसमें फर्स्ट कॉलम में आप देखोगे तो 71 लिखा हुआ है और 71 तक यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले कैटेगरी 1 की लिस्ट निकलती है, इनमें से हमको लेना पड़ता है। दूसरा कैटेगरी 2 की लिस्ट भी निकाल के रखनी पड़ती है। कैटेगरी 2 सेपरेट लिस्ट निकालनी है। कैटेगरी 2 में भी आप देखोगे तो नंबर ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से ये लिस्ट बनी हुई है। फोर्थ इसमें देखेंगे आप कॉलम में तो एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल इस तरह से ये लिखी है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्लिक वेटिंग, तो यहाँ पे सारा वेटिंग लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास कैटेगरी 1 के लोग अभी बाकी है, इसीलिए ये वेटिंग में आया है। कैटेगरी 1 के लोग सारे अकोमोडेट हो जाते हैं, हमारे पास एडमिशन मिल जाती है उनको, और फिर कोई वैकेंसी रहती है तो इसमें से वेटिंग में से हमको लेना पड़ता है। अब एससी कैटेगरी की लिस्ट, एससी कैटेगरी की लिस्ट ये होता है शॉर्टफॉल के लिए। अगर एससी की 18 सीट 18 सीट्स मैंने आपको पहले कहा था कि वो जानी चाहिए एससी कैटेगरी कैंडिडेट को, तो अगर आरटीए में कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए, सपोज आरटीए में 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और कैटेगरी 1 में भी 6 बच्चे एससी के सिलेक्ट हो गए हैं, फिर बच्चे हमारे पास 6 बच्चे, अगर 6 हमको उधर नहीं मिलते तो हमको इस लिस्ट से लेना पड़ता है। दैट मीन्स कैटेगरी 1 और आरटीए में एससी कैंडिडेट नहीं मिले, वहां पे शॉर्टफॉल हो जाता है, तो हमको इस लिस्ट से लेना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने वेटिंग इसलिए दिखाया है
कि हमको 18 सीट्स उधर मिली है, ये समझना पड़ता है। तो यहाँ पे वेटिंग है, अगर उधर नहीं मिलती है तो यहाँ पे सिलेक्टेड भी आता है। ये लिस्ट भी हमारी कैटेगरी वाइज बनती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थर्ड कॉलम में तो सर्विस कैटेगरी भी लिखी हुई है और फोर्थ कॉलम में नंबर ऑफ ट्रांसफर्स लिखी हुई है। यह भी कैटेगरी वाइज और नंबर ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से लिस्ट बनती है। उसके बाद एसटी की सेम, अगर उधर हमारा शॉर्टफॉल होता है एसटी के लिए, हमको 9 सीट्स हमारी फुलफिल नहीं होती है उधर, तो हमको इधर से लेना पड़ता है। इसलिए ये लिस्ट बना के रखनी पड़ती है। वेटिंग अगर हमारे पास उधर कैटेगरी 1 में या फिर आरटीई में नहीं मिलते हैं एसटी कैंडिडेट 9, तो हमको इधर से लेना पड़ता है। ये भी सर्विस कैटेगरी और नंबर ऑफ ट्रांसफर से बनती है। आगे आते हैं हम ओबीसी नॉन क्रीमियर, ये भी शॉर्टफॉल की लिस्ट है। हमको 33 सीट्स रिजर्व करके रखनी पड़ती है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए। अगर आरटीई में या कैटेगरी 1 में नहीं मिलती है हमको सीट कैटेगरी 1 या 2 में, तो हमको ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए लिस्ट बनी हुई है, इसमें से देना पड़ता है। ये भी सर्विस कैटेगरी और नंबर ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से बनती है। उसके बाद कैटेगरी 3 की लिस्ट आती है। कैटेगरी 3, अगर हमको कैटेगरी 1 में कुछ जगह बाकी है तो कैटेगरी हम 2 में देते हैं। 2 भी हमारे पास ज़्यादा नहीं रहे कैटेगरी 2 के लोग, तो हम कैटेगरी 3 में आते हैं। उसके बाद कैटेगरी 4, अगर 3 भी नहीं है हमारे पास कोई, तो कैटेगरी 4 से लेते हैं हम। अगर कैटेगरी 4 से भी हमको नहीं मिले तो हम कैटेगरी 5 से लेते हैं। सभी कैटेगरी 1 से लेके 5 तक लिस्ट हमारे पास रेडी रहती है और वो सब ड्रॉ निकलता है। एक क्लिक पे सारी लिस्ट रिशफल होती है, लेकिन लिस्ट सेपरेट बनती है। कैटेगरी 1 की सेपरेट, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5। आपका नाम उसमें कहीं ना कहीं रहता ही। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपका नाम कहीं ना कहीं इसमें होता है। आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा हुआ है कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 में, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपका नाम मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने फॉर्म भरा और आपका नाम कहीं पर भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपका नाम रहता है, वो चाहे सिलेक्टेड में हो या वेटिंग में। उसके बाद आता है सिंगल गर्ल चाइल्ड की लिस्ट। सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी ड्रॉ निकलता है। ये स्पेशल प्रोविजन, जैसा कि मैंने कहा है कि ये 120 से बाहर रहता है और हमको 6 सीट्स इसकी देनी पड़ती है। इसका 6 का आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्टेड दिखता है, 6 बच्चे सिलेक्ट दिखते हैं। और ये भी लिस्ट कैटेगरी वाइज बनती है। सबसे पहले सर्विस कैटेगरी 1 वाले को सीट जाती है और 1 ऐसा ही जिनका नंबर ऑफ ट्रांसफर ज्यादा है। यहाँ अगर आप थर्ड कॉलम में देखोगे तो सर्विस कैटेगरी है और 4 कॉलम में आप देखोगे तो उसका नंबर ऑफ ट्रांसफर है। और ये जो मैंने हमें सेकंड 2 में लिखा हुआ है, कॉलम 2 में लिखा हुआ है ABCDEF, ये समझ लीजिए बच्चों के नाम है। इस तरह से ये लिस्ट बनती है सर्विस कैटेगरी वाइज और नंबर ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से बनती है ये लिस्ट। अगर ये 1 सीरियल नंबर 1 का जो बच्चा है 7 ट्रांसफर, अगर ये इनको कहीं और मिला होगा एडमिशन तो ये जगह खाली होती है, तो हम वेटिंग वाले को आगे एडमिशन देते हैं। साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी बन जाती है। उसके बाद आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए एडमिशन के लिए? सबसे पहले बच्चे का फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट फोटोग्राफ और कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफर डिटेल्स। ट्रांसफर डिटेल का फॉर्म भी आपको एक प्रोफार्मा हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके उसमें फिल करके आप अपने ट्रांसफर डिटेल्स अपने ऑफिस से भर के ला सकते हैं और उसमें आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का स्टैंप और सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट पे। कास्ट सर्टिफिकेट SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर।
शुरू में अगर आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, बच्चे के नाम पे नहीं है, तो हम उसको एडमिशन देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पास से एक अंडरटेकिंग लेते हैं हम कि आप इतने दिन में आपको कुछ मोहलत दी जाती है, उतने दिन के अंदर आपको बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। दूसरा इसमें BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड EWS, ये दोनों जो सर्टिफिकेट है, BPL का सर्टिफिकेट आपको तहसील से मिलता है। ये होता है आपके इनकम के ऊपर, आपकी इनकम अगर बहुत कम है तो आपको BPL सर्टिफिकेट मिलता है। और वैसा ही EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी एक सर्टिफिकेट होता है। इसके लिए BDO से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है तहसील लेवल पे। आगे ये BPL का सर्टिफिकेट कैसा होता है मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वो येलो कलर का सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ। रेसिडेंशियल प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए आपके पास, या फिर हाउस टैक्स रिसिप्ट होनी चाहिए। इवन इंडेक्स 2 भी चलता है आपके फ्लैट का, अगर आपके नाम पे आपका फ्लैट है तो इंडेक्स 2 भी चलता है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं तो क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर रेसिडेंशियल प्रूफ के रूप में माना जाता है। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट चाहिए जो पैथोलॉजी से टेस्ट करके होता है, ब्लड ग्रुप चाहिए। अब मैंने आपको BPL सर्टिफिकेट के बारे में कहा था। BPL का सर्टिफिकेट ऐसे येलो कलर का सर्टिफिकेट होता है। ये तहसील कार्यालय से बनता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये आपको दिखाया है। ये अगर सर्टिफिकेट BPL का आपके पास है तो आप RTE के अंडर में अप्लाई कर सकते हैं। RTE के लिए और एक आपका घर 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए स्कूल से, वो रेडियल डिस्टेंस होता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट में NT वीजे को सहूलत है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप NT वीजे है और NT वीजे का सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी हुई है कि अगर आप NT है, आप कहते हैं हमको कि हम सेंटर में OBC में आते हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसलिए आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनाना होता है जो NT वीजे होते हैं। OBC नॉन क्रिमिनल के उनके लिए ये सेंटर का एक सर्टिफिकेट मिलता है। सेंटर में एजुकेशन के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए NT वालों को ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इसमें साथ ही साथ नॉन क्रिमिनल का भी इसमें लगा हुआ है सर्टिफिकेट। ऐसे 3 पेजेस का सर्टिफिकेट होता है। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब आशा करता हूं कि ये प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद, नमस्कार।